हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और सभी लोग अपनी तैयारी में दोस्तों व्यस्त ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। हमने इसके पहले कल हमने पहला सेट आप लोगों के बीच में लेकर आया था मैं, और आज मैं दूसरा सेट लेकर आ रहा हूं। तो हर एक प्रश्न जो होंगे दोस्तों प्रीवियस ईयर के होंगे। पिछले वर्ष में पिछला जो एक एनटीपीसी का CBT 1 का एग्ज़ाम हुआ था, वही क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो आप लोग पेपर और पेन लेकर बैठिएगा। उसके बाद हर एक सवाल को लगाने का प्रयास करिए दोस्तों, क्योंकि देखिए पेपर का जो क्वेश्चन होगा इसी प्रीवियस ईयर के आधार पर ही बनाए जाएंगे। तो आप लोग हर एक सवाल को ध्यान से समझिएगा। जो भी इसका बेस्ट से बेस्ट कंसेप्ट होगा वो मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पर देने का प्रयास करूँगा दोस्तों। तो जल्दी से एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके सगे संबंधी दोस्त भाई बहन हैं, जितने भी आपके सोशल मीडिया ग्रुप हैं, उन सभी पर शेयर कर दीजिए दोस्तों। उसके बाद शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ से शुरुआत करते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं सर हमें PDF चाहिए। तो PDF के लिए आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर रोजगार विथ प्रमोद। यही आपका टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन करिए, सारा PDF वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है दोस्तों। सभी लोग पढ़िए, सवाल को उत्तर दीजिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सवाल को पढ़ लिया होगा, और कुछ बच्चे तो लगा भी लिए होंगे। अब देखिए मैं अब बताता हूं कि इस सवाल को लगाने का सबसे जो बेहतर तरीका है वो क्या है। पहले सवाल का मतलब समझते हैं। अनिल ने दुबे को 3 वर्ष के लिए 27,200 तथा राघव को 4 वर्ष के लिए 28,400 साधारण ब्याज पर समान ब्याज दर पर उधार दिए तथा उनसे कुल 24,968 रुपये ब्याज प्राप्त किया। वार्षिक ब्याज की दर बताइए क्या है। आपसे साधारण ब्याज के बारे में बोला गया है, ब्याज का दर पूछा गया है, यानी रेट पूछा गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो साधारण ब्याज होता है, SI जो होता है सिंपल इंटरेस्ट, वो होता है PRT/100, PRT/100, मूलधन गुणे दर गुणे समय/100। ये होता है साधारण ब्याज का फार्मूला। अब यहाँ से गौर से समझेंगे दोस्तों। साधारण ब्याज टोटल कितना मिला है, तो यहाँ पर 24,968 रुपये। तो ये 24,968 रुपये ये आपका टोटल ब्याज है। और पहले दुबे को कितने समय के लिए दिया है, कितना रुपया, तो 3 वर्ष के लिए 27,200 रुपये दिया है। 27,200 यहाँ से हम कह सकते हैं 27,000, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा दोस्तों दिक्कत है पेन में। तो यहाँ पर 27,200 रुपये, ठीक है। यहाँ पर 27,200 रुपये यहाँ पर है। मूलधन गुणे दर क्या है, तो दर ही निकालना है, दर जो है R है। समय कितना है, तो यहाँ पर 3 वर्ष समय है, बटे 100। बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर 100। एक तो ब्याज यहाँ पर मिला, और प्लस एक ब्याज दूसरा जो व्यक्ति को दिया है वो 4 वर्षों के लिए दिया गया है। कितना, तो 28,400, 28,400 रुपये दिया गया है 4 वर्षों के लिए। R ही दर से दिया गया है दोस्तों, लेकिन समय यहाँ पर 4 वर्ष है, बटे 100। ये ब्याज यहाँ से प्राप्त किया है। ये दोनों ही ब्याज मिलाकर 24,968 रुपये हुए हैं। तो यहाँ पर जो कटने वाला है उसको पहले आप काट पीट कर ख़त्म कर दीजिए। जैसे 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए 24,968 बराबर मतलब क्या हो जाएगा, 272 का गुना कर देंगे 3 में, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 साते 21 हासिल का 2, 3 दूना 6 2 8, 816 R यहाँ पर हो गया प्लस, और 4 का गुना 4 चौको 16, 4 चौको यहाँ से हो जाएगा 16 हासिल का 1 हो जाएगा, 4 8 32 और 1 33 हासिल का 3, 4 दूनी 8 3 11।
ये ब्याज यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 6 6 12 के 2 हासिल का 1, 3 1 4 1 5 5 1 और 8 1 9 हो जाएगा और 1, ये 1952 हो जाएगा। आर 1952 आर का मान निकालना है तो 1952 से ये कट ही जाएगा। तो कितनी बार में कटेगा दोस्तों, कितनी बार में कटेगा, आप लोग भाग देकर बताइए कितनी बार में यहाँ से ये कट रहा है। यहाँ पर दोस्त जब आप भाग देंगे 1952 से भाग करना 24,968 में, तो ये जाएगा 12.8% तक, ठीक है। तो 12.8% तक जाएगा, तो यही इसका राइट आंसर होगा। आप लोग भाग देकर चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। भाग देंगे तो यही आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बात क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तरीका आपने समझा दोस्तों। भाग तो देना, ये तो खैर भाग देना ही आना चाहिए। आइए इस सवाल पर अगला प्रश्न है, इसको बनाइए। इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा। इसमें कहा गया कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब भैया इसमें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में बतानी है जो 468 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो आपको क्या करना भाई, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? आप कहेंगे सर 5 थी 9, 5 थी 9, यही 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। सिंपल बात है, ठीक है। अब हमें तो विभाजित करना है, ऐसी हमें 5 अंकों की संख्या लेनी है जो 468 से कट जाए। ये तो नहीं कटेगा, तो इसमें आप 468 से भाग कर दीजिए, 468 से भाग कर दीजिए दोस्तों। ध्यान से समझते रहिए एक पॉइंट को। अभी आप भाग देंगे तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, तो ये 2 बार जाएगा, 2 बार। तो 2 8 16 हासिल का 1 हो जाएगा, और 2 6 12 और 1 13 के 3 हासिल का 1, 2 चौको 8 1 9, इतना हो जाएगा, ठीक है। घटाइएगा तो यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा। यहाँ से 1 9 यहाँ पर उतार लिया जाएगा, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, तो अब भाग 1 बार जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कितनी बार जाएगा, तो भाग यहाँ पर 1 बार जाएगा। तो यहाँ से 468 हो जाएगा, 468, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 1 और 13 में से 6 गया तो 7 6 13 होता है, 5 में से 1 4 गया तो 1 बच जाएगा। यहाँ से 1 9 बचा है, इस 9 को अब यहाँ पर उतार लिया जाएगा, उतार लिए। अब देखिएगा ध्यान से दोस्तों, अब भाग कितनी बार जाएगा, भाग कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कितनी बार जा सकता है, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 बार तो जाएगा नहीं, 3 बार भाग जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 8 24 के 4 हासिल का 2 हो जाएगा, और 3 6 18 2 20 के 0 हासिल का 2, 3 चौक 12 2 14 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो घटाइएगा, यहाँ पर 5 बचेगा, और यहाँ से 1 हो जाएगा, और 7 में से 4 गया तो 3 बचेगा, 315 बच रहा है। अगर यही 315 नहीं होता, ठीक है, तो पूरा विभाजित हो जाता। तो 315 को आप घटा दीजिए भैया, तो यहाँ पर 99,999, यानी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से आपको क्या कर देना है, 315 को घटा देना है। 315 को जैसे ही घटाएंगे तो आप देखेंगे कि इकाई का अंक कितना बनेगा, 4 बनेगा दोस्तों। अब ये 2 ऑप्शन तो देखकर ही कट जाएंगे, क्योंकि 8 और 6 इकाई के अंक नहीं आएंगे, 4 आएगा। ये 2 ऑप्शन बचे हैं। अब 9 में से 1 गया तो यहाँ पर 8 बचेगा, तो यानी 4 के बाद 8 आएगा, 6 नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक कंसेप्ट समझ में आ गया है? कमेंट करके बताइए कि क्या यह कंसेप्ट आप सभी लोगों को समझ में आ गया है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं न है? बोलिए, अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करिएगा दोस्तों। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला जो प्रश्न है, सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद इसका ऑप्शन दिखाते हैं। हालांकि सब दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ दिख रहा है यहाँ पर। इसमें कहा गया कि बार ग्राफ को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। 4 सदस्यों वाले एक परिवार की कुल वार्षिक आय 12 लाख रुपए है। बार ग्राफ परिवार के
प्रत्येक सदस्य के योगदान का प्रतिशत दर्शाता है। ये सारे के सारे परसेंटेज दर्शा रहे हैं दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का मैं काम करूंगा, लेकिन आपको गौर से समझना है, देखना है। ये जो बार ग्राफ है इसमें दिख नहीं रहा है, दिक्कत इस बात का है दोस्तों, दिक्कत इस बात का है। चलिए यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ। यहाँ पर ये जो है दोस्तों, ये 33% है, और ये 23% है, ये 24% है, और ये क्या है, तो ये यहाँ पर ये 20% है दोस्तों। यहाँ पर ये दिया गया है 20%। अब तो समझ में आ गया है, सब कुछ अब सामने है। प्रश्न है कि सबसे अधिक और सबसे कम वाले सदस्यों के वेतन में क्या अंतर है। तो भैया सबसे अधिक किसका है यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे अधिक की बात किया जाए अगर, तो सबसे अधिक तो यहाँ पर 33 है, और सबसे कम क्या है, तो 20 है। दोनों के बीच का गैप कितने का है, यानी अंतर कितने का है, तो यहाँ पर 13 का। ठीक है, ये 12 लाख रुपए जो है, 100% का मान है, हमें 13% का मान निकालना है, 13% का मान निकालना है। देखिएगा 13% का मान निकालना है। यहाँ पर 12 तो आएगा, 12 गुना 13 कर दीजिए दोस्तों, 12 गुना 13, 13 दूना 26 के 6 हासिल का 2, और 13 एकम 13, 13 2 15, यानी 156 आएगा। उसके बाद जीरो जो भी आएगा, उसके बाद जीरो जितना भी आ जाए दोस्तों, यानी यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है, 156 के बाद 000, वही इसका राइट आंसर होगा। बात क्लियर है दोस्तों, बोलिए, नहीं समझे आप सभी। देखिए भैया, हमारे कहने का मतलब ये, यहाँ पर 12 लाख रुपए है, जो कि ये 100% का मान है, 12 लाख है। ठीक है, 12 लाख हो गया है, ये 12 लाख हो गया। ये 100% का मान है, तो 100% जिसका मान दिया होता है वो नीचे लिखते हैं, जिसका निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं। 13% का मान निकालना है, 13 से गुना कर देंगे, यानी हम कह सकते हैं कि 12 लाख बटे 100 गुना 13 हो गया। क्लियर है। अब इसको काट पीट कर दीजिए दोस्तों, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो खत्म हो जाएगा, लास्ट में 3 जीरो बचेंगे। 12 गुना 13 156 आएगा, तो 156 के बाद ट्रिपल जीरो आएगा, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बात क्लियर। चलिए, सिंपल प्रश्न है भाई, आप लोग एक बार ध्यान से समझ लीजिए। उसके बाद PDF है इसका, आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से, तो वहाँ पर आप लोग इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, दबा के शेयर करिए दोस्तों, जितना हो सके, जितनी आपके सगे संबंधी हैं उन लोगों तक फैला दीजिए, वीडियो को पहुंचा दीजिए। बाकी जो भी दिक्कत होती है उसका जिम्मेदारी तो मेरा है, आप लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है दोस्तों। जो समस्या है उसका समाधान करने का काम मेरा है। चलिए, ये क्वेश्चन है, जब पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 प्राप्त होता है। यदि 12n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा। गौर से समझिए दोस्तों। भैया एक संख्या है, इसको 9 से विभाजित करते हैं तो शेषफल, एक संख्या n है, पूर्णांक n है, इसको 9 से विभाग देते हैं तो शेषफल 4 बचता है। और जब इसे 12n से विभाजित करते हैं तो शेषफल 12n को, अगर 12n को हम 9 से विभाजित करें तो शेषफल क्या बचेगा। तो देखिए, हम मान लेते हैं जो n है वो संख्या जो है दोस्तों, इस संख्या को हम मान लेते हैं, सॉरी दोस्तों, संख्या को मान लेते हैं यहाँ पर। चलिए, संख्या को हम मान लेते हैं यहाँ पर n प्लस 4, n प्लस 4 है। ठीक है, यह आपका संख्या है। ये क्या है, तो ये आपका संख्या है। ठीक है, n का मान ये हो गया, या फिर ऐसे समझिए दोस्तों, n का मान आपको निकाल देना है। n का मान हम कह दें ये हो जाएगा k प्लस 4। भाई एक बार तो भाग गया ही होगा, तो 1 के प्लस 4 कर सकते हैं। n का मान ये हो गया। अगर 12n से अगर भाग करते हैं, 12n को भाग करते हैं 9 से, तो 12, n का मान क्या रख दें हम लोग, n की जगह क्या रख सकते हैं, k प्लस 4, k दोस्तों, संख्या को ये मान लिया जाएगा, माफ़ कीजिएगा, संख्या मान लेते हैं हम लोग 9n प्लस 4, ये संख्या है। ठीक है, ये संख्या है।
ठीक है, ये n का मान है, n की जगह स्थान पर k रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें क्या करना है, 12n का मान निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 12n का मान यहाँ पर लिख सकते हैं 9 के प्लस का 4, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 नवा 108 के प्लस 12 चौक 48। अगर आप इसको 9 से भाग करेंगे, अगर इसको 9 से भाग करेंगे तो क्या शेष बचेगा, तो जब 9 से भाग करेंगे तो ये वाला पोर्शन तो पूरा कट जाएगा। ये जो होगा दोस्तों 48, यहीं से शेष बचने वाला है। तो 9 से भाग करिए, 9 चौक 36, 9 पच्चे 45, 3 बच जाएगा। तो अगर आप 12n को 9 से भाग करते हैं तो शेषफल यहाँ पर 3 बचेगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। हमने आपको डिटेल समझाया है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। लेकिन आपको इतना नहीं करने की आवश्यकता है, इतना काम आपको नहीं करना है। तब आपको करना क्या है, अब भैया यहाँ पर 12n को भाग करते हैं 9 से ना, तो शेषफल क्या बचता है, पहले यहाँ पर शेषफल 4 बचता था। अब 12n कर दे रहे हैं तो 12 का गुना 4 में कर देंगे तो 12 चौक 48 हो जाएगा। बस आपको 48 को भाग कर देना है 9 से, 48 को भाग करना 9 से, तो 9 5 45 और रिमाइंडर कितना बच जाएगा यहाँ पर 45 3 48, यानी रिमाइंडर 3 बच जाएगा। तो शेषफल यहाँ पर 3 बचेगा। ये आपको करना है, मात्र इतना ही काम आपको यहाँ पर करना था, इतना काम आपको यहाँ से नहीं करना था दोस्तों। बात क्लियर है। कहने का मतलब यहाँ पर जब n को अगर 9 से भाग करते हैं तो शेषफल 4 बचता है, ठीक है। अब बताइए, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि अगर ये 5 है, या फिर ऐसे समझिए, मान लीजिए यहाँ पर 15 है और ये 5 से भाग करते हैं, पूरा पूरा कट जाता है। तो अगर ये बताइए 15 का अगर आप 7 गुना कर देंगे और 5 से भाग करेंगे तो बताइए क्या पूरा पूरा कटेगा, या पूरा पूरा कटेगा, तब पर भी पूरा पूरा कटेगा, ठीक है। तो आप n को जितना भी गुना कर देंगे तो पूरा कटेगा, लेकिन शेषफल भी तो 12 गुना होगा। तो शेषफल 12 गुना करेंगे तो वहीं से शेषफल प्राप्त होगा। तो 12 चौक 48 आएगा और 48 को 9 से भाग करने पर जो शेषफल प्राप्त होगा वही इसका राइट आंसर आएगा। अब तो हमें विश्वास है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। हमने पूरा ही इसका ऑपरेशन कर दिया है, हर बात आपको बता दिया है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, इस सवाल को लगाइए, इस सवाल का उत्तर दीजिए, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। आपके सामने है यह सवाल। देखिए सवाल यहाँ पर दिया गया कि tan 15 प्लस cot 15 का मान ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको क्या लिखा जा सकता है बताइए, इसको आप क्या लिख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों tan 15 को आप लिख सकते हैं tan 45 माइनस 30 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, tan 45 माइनस 30 लिख सकते हैं, ठीक है। tan 15 को, ये जो cot 15 है दोस्तों इसको लिख सकते हैं 1/tan 15, बोलिए लिख सकते हैं। cot 15 को लिख सकते हैं 1/tan 15, और tan 15 जो है इसको लिख सकते हैं tan 45 माइनस 30 लिख सकते हैं, इसको इतना लिखा जा सकता है। और 15 को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बात क्लियर। अब यहाँ से आप लोगों को tan a माइनस बी का फार्मूला लगाना है। तो tan a माइनस बी का फार्मूला लगाना यहाँ पर क्या होगा, तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों tan a माइनस बी का, तो ये tan a यानी tan 45 माइनस tan b tan 30 बटे 1 प्लस tan a tan b, 1 प्लस tan 45 tan b मतलब tan 30 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा tan 45 का मान तो 1 होता है, माइनस tan 30 का मान कितना होता है, तो ये होता है 1/√3, 1/√3 होता है tan 30 का मान, बटे 1 प्लस, और tan 45 का मान 1, tan 30 का मान 1/√3, तो यह हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, ठीक है।
1/√3 होगा दोस्तों। यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, √3 माइनस का 1 बटे में इसको लिख सकते हैं √3 प्लस का 1 लिख सकते हैं ऐसे। चलिएगा आगे अगर आप इसको हल करेंगे तो देखिए, आप इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, परिमेयकरण करेंगे अगर आप, तो यहाँ पर गुना करते हैं ऐसे, गुना कर देंगे दोस्तों। नीचे का जो वैल्यू है नीचे वाला, बीच का साइन बदल कर ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो √3 माइनस 1/√3 माइनस 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2√3 होगा, 2√3 अब बटे, यहाँ पर देखिए एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर √3 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा दोस्तों, 2 बचेगा। 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 कड़ी में 3, आप 2 कड़ी में 3 को कॉमन लेंगे अगर, सॉरी 2 आप अगर यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 माइनस कड़ी में 3 और बटे में यहाँ पर हो जाएगा 2, 2 से कट जाएगा। तो tan 15 का जो मान आएगा दोस्तों, tan 15 का जो मान आएगा वह आएगा 2 माइनस कड़ी में 3, tan 15 का मान जो आएगा दोस्तों वह 2 माइनस कड़ी में 3 आएगा, 2 माइनस कड़ी में 3 आएगा tan 15 का मान, ठीक है। अब हमें 1 बटे tan 15 का मान निकालना है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो जो बीच का चिन्ह है वो बदल जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, यहाँ से इसका मान आ जाएगा 2 प्लस का √3, 2 प्लस का √3 दोस्तों, ठीक है, 2 प्लस का √3। हमें इन दोनों का प्लस करना है, देखिए यहाँ पर प्लस करना है तो इनको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिएगा गौर से समझिए दोस्तों, यहाँ पर आपको जोड़ना है। tan 15 का मान कितना आपने निकाला, तो 2 माइनस √3, ये tan 15 का मान है। काट 15 का मान क्या हो जाएगा, ये काट 15 का मान होगा, तो यहाँ पर प्लस करेंगे 2 माइनस का कड़ी में 3, ठीक है। यहाँ से दोस्तों कट जाएगा, ये कड़ी में 3 माइनस है, कड़ी में 3 सॉरी यहाँ पर माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये प्लस है ना, यहाँ पर प्लस है, ठीक है। तो यहाँ से ये कड़ी में 3 माइनस प्लस और ये कड़ी में 3 माइनस कट जाएगा, 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो 4 आएगा दोस्तों, 4 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए थोड़ा सा सवाल लंबा था, लंबा नहीं है दोस्तों, हमने आपको समझाने के लिए यहाँ टाइम लिया है, ताकि यह प्रश्न अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, इसलिए ये सवाल न छूटे, इसलिए हमने आपको यहाँ पर अच्छे से समझाने का काम किया है, और इसका जो भी कंसेप्ट है सारा का सारा हमने आपको बताया है। यही ये फार्मूला है tan a माइनस बी का, आप इस फार्मूला को नोट कर लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जहाँ 45 है वहीं a है, जहाँ 30 है वह b है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, इस सवाल का उत्तर दीजिए, इस सवाल का उत्तर दीजिए दोस्तों जल्दी से। राम कुमार ने 41,000 रुपये में 2 LED टीवी सेट खरीदे, एक को 20% लाभ, दूसरे को 15% हानि पर बेचने पर उसने पाया कि दोनों टीवी सेटों का विक्रय मूल्य समान है, तो उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य समान है, ध्यान समझिएगा, एक को बेचा है 20% के लाभ पर, 20% का मतलब 1/5, अगर खरीदा था 5 रुपये में तो बेचा है कितने पर, 1 के लाभ यानी 6 में बेचा है, ठीक है। दूसरे को 15% हानि पर बेचा है, 15% का मतलब 5 या 15 होता है, 5% का मतलब 1/20 होता है। अगर 20 में खरीदा है तो 15% का मान 3/20 होगा दोस्तों ना, 3/20। तो एक अगर 20 में खरीदा है तो 3 की हानि यानी 17 में वह बेच दिया है, ठीक है। यहाँ पर यह CP है और ये इसका SP है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि टीवी का जो विक्रय मूल्य है भाई दोनों का ये समान रहा है, तो इसको आपको समान बनाना है। यहाँ पर 17 से गुना कर देंगे और यहाँ पर 6 से गुना कर देंगे, इन दोनों में करना है, दोनों में करना है दोस्तों, दोनों में करेंगे यहाँ पर। तो 17 5 85 यहाँ से हो जाएगा और 17 6 102 हो जाएगा,
102। यहाँ पर 6 दूनी 12 यानी 120 यहाँ पर आ जाएगा और 102 यहाँ से आ जाएगा, 102 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 41,000 रुपये में ख़रीदा है। तो भैया ख़रीदा कितने में दोनों का मिलाकर, तो यहाँ पर 5 8 2 10 की 0 हासिल का 1 1 1 2 इतना में ख़रीदा गया है। ठीक है, और बिका कितने में दोनों का मिलाकर, तो यहाँ से 4 हो जाएगा, 204 में बेचा गया है, 204 में बेचा गया है दोस्तों। यानी 17 पंजे 85 और 6 दूनी 12 120 सही है, 8 2 10 1 सही है दोस्तों। अब देख सकते हैं कि यहाँ से 205 का मान दिया गया है, 41,000 रुपये। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो 1 अनुपात का क्या हुआ है यहाँ पर, 1 अनुपात का यहाँ पर हानि हुआ है, तो 1 अनुपात का मान निकालना है, 1 अनुपात का मान निकालना। हानि होगा, नुकसान होगा, लाभ नहीं होगा, तो लाभ वाले तो दोनों ऑप्शन काट देंगे, क्योंकि नुकसान हो रहा है, लाभ तो हो नहीं रहा। भैया यहाँ पर 205 में ख़रीदा गया है, 204 में बेचा है, 1 का हानि हुआ गया। तो यहाँ से 41,000 बटे में क्या हो जाएगा, 205 आ जाएगा, 205। ठीक है, तो कितनी बार में जाएगा दोस्तों, 410 कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 200 रुपये का क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, 200 रुपये का नुकसान यानी हानि हुआ है। तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी आएँ तो इसी तरीके से आपको बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन, पहले आप लोग प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद इसका आंसर मैं दिखा रहा हूँ। भले आप सभी लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िए भाई। सवाल में कहा गया कि ग्राफ को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ग्राफ 4 अलग अलग कंपनियों में पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। अब आए थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ, अब उससे काम लेना देना नहीं है। चलिए, प्रश्न में कहा गया है कि किस कंपनी में पुरुष और महिला कर्मचारी की संख्या में सबसे अधिक अंतर है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से देखिए, यहाँ पर अंतर ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर अंतर ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर अंतर तो एकदम कम है, लेकिन यहाँ पर देखिए अंतर बहुत ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा अंतर किस कंपनी में है, तो सर यहाँ पर देख सकते हैं डी कंपनी में सबसे ज़्यादा अंतर आएगा। तो डी का ऑप्शन डी भी सही होगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए आप लोग बताते रहें कमेंट करके कि क्या आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं हो रही है सवाल को समझने में, सवाल समझने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं न हो रहा है दोस्तों। सिंपल प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न, इस सवाल को बनाने का प्रयास करिएगा। औसत वाला प्रश्न है, औसत वाले प्रश्न है दोस्तों, इसको बनाइए जल्दी से। पी, क्यू और आर का औसत वजन 58 किलोग्राम है। यदि पी और क्यू का औसत वजन 54 किलोग्राम है और क्यू आर का औसत वजन 48 किलोग्राम है, तो क्यू का वजन बताइए। तो यहाँ पर दिया गया है पी क्यू आर। आप क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे दोस्तों योग। तो इसका योग निकालेंगे तो इसको जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर योग आ गया। तो कितने हैं, 3 लोग हैं, तो 3 से गुना कर देंगे 58 में। तो 3 8 24 के 4, भाई 3 गुना 58 करेंगे यहाँ पर, 3 गुना 58। तो 3 से गुना करेंगे, 3 8 24 के यहाँ पर 4 हो जाएगा, 3 5 15, 3 5 15 2 17 हो जाएगा, यानी 174 यहाँ से इन तीनों का योग आ जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पर P और Q का औसत वजन दिया है 54, तो P और Q का योग निकाल लिया जाएगा यहाँ पर, P और Q का। तो P और Q का योग निकालेंगे तो यहाँ पर 2 लोग हैं, 2 गुना 54 कर देंगे, 54 दूना 108 होता है, 54 दूना 108, यहाँ से 108 आ जाएगा इनका योग। आगे
Q और R का औसत वजन दिया है, तो यहाँ से हम Q और R का निकाल लिया जाएगा। Q और R का योग निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2। क्या है इसका औसत, तो 48 है, 48 में गुना कर देंगे तो 48 दूना 96 होगा दोस्तों, 48 दूना 96, ठीक है, 48 दूना 96 ये हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाले को तो आप छोड़ ही दीजिए, इसको ध्यान नहीं देना है आपको। ये तो PQR का योग दिया गया है, यहाँ से आप इन दोनों को हल करके इनका योग निकाल लीजिए। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि P प्लस Q, इसको जोड़ेंगे हम, प्लस R और प्लस Q 2 बार है तो 1 बार और लिख दिए हमने। जोड़ेंगे अगर आप इसको, अगर आप जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 6 14 के 4 हासिल का 1, 9 1 10 के 0 हासिल का 1 1 1 2 हो जाएगा। हमें PQR का मान पता है कितना है, यहाँ पर 174 है, तो 174 यहाँ पर हो जाएगा, 174 यहाँ पर होगा। तो Q का मान निकालना, इस वाले Q का मान निकालना है, तो Q का मान निकालने के लिए 204 में से घटा देना है 174। जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए इकाई का अंक 0 आएगा, इकाई का अंक 0, और 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा, यानी 30 किलोग्राम जो है Q का वजन आएगा। तो C ऑप्शन इसका सही होगा, C ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। समझ में आ गया है? चलिए भाई, अगला प्रश्न है, लगाइए सभी लोग इस सवाल को। चलिए दोस्तों, इस सवाल को लगाइए सभी भाई। इस सवाल में क्या बोला गया कि यदि A प्लस B प्लस C बराबर 14, AB प्लस BC प्लस CA बराबर 47 और ABC बराबर 15 है, तो AQ प्लस BQ प्लस CQ का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए गौर से समझिए दोस्तों, ध्यान से समझने का काम करिएगा। यहाँ पर A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस ABC बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ पर फार्मूला बनता है A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, माइनस का 3AB प्लस BC प्लस CA, ये होता है दोस्तों इसका फार्मूला। अब जो वैल्यू दिया गया है बस वही आपको इसमें पुट कर देना है, रख देना है, इसका मान तो निकालना है, ठीक है, और इसका मान तो रखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको जब आप इधर लेकर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो पहले ये सब मान रखिए, यहाँ पर A प्लस B प्लस C का मान कितना है, तो यहाँ से हो जाएगा 14 A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196 और माइनस का 3, इसका मान कितना है, तो इसका मान क्या है, 47 है, 47। ABC जब इधर लेकर जाएंगे दाएं साइड में तो माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, और इसका मान क्या है, तो इसका मान 15 हो जाएगा, ठीक। इसका मान यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, तो इसका मान 15 हो जाएगा। अब आप इसको लगाइए, या फिर आप यहाँ पर डिजिट सम लगा सकते हैं, डिजिट सम लगा सकते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर 5 होगा गुना, यहाँ पर 7 हो जाएगा, डिजिट सम 9 ख़त्म हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 7 4 11, 11 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 का गुना 6 में 3 में तो 6 हो जाएगा यहाँ से, और प्लस का ये कितना हो जाएगा, तो 5 1 6 हो जाएगा, 7 5 35, 3 5 8 यहाँ से हो जाएगा, और मान 6 6 में 36 मतलब 9 हो जाएगा, 9 का मतलब 0, यानी इसका डिजिट सम 8 आ रहा है। इसका डिजिट सम कितना आ रहा है, तो 8 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं किसका डिजिट सम 8 आएगा,
किसका डिजिट सम 8 आएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 1 9 खत्म, इसका डिजिट सम 5 आ रहा है, ये आंसर नहीं है। 8 2 10 5 15, 15 का मतलब कितना होगा 6, इसका डिजिट सम 6 है, ये भी आंसर नहीं है। यहाँ पर देखिए 5 3 8 8 16, 16 का मतलब कितना होता है 7, इसका डिजिट सम 7 है, ये भी आंसर नहीं है। यहाँ पर देखिए 5 4 9 खत्म हो जाएगा, इसका डिजिट सम 8 आ रहा है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 845। ठीक है, डिजिट सम से ये सवाल बन जाएगा दोस्तों, गुणा भाग नहीं करना है। अगर आप डिजिट सम जानते हैं तो सवाल को आसानी से बना पाएंगे, अदरवाइज थोड़ा सा यहाँ पर आपको समय लग सकता है गुना करने में, जोड़ घटाना करने में। ठीक है भाई, आइए अगले प्रश्न पर। इस सवाल को बनाइए भाई, इस सवाल को बनाइए। प्रश्न नंबर 10वां है। एक संख्या को पहले 20% घटाया जाता है और फिर 15% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है, तो मूल संख्या बताइए। देखिए भैया, पहले 20% घटाया गया, 20% घटाया गया, फिर 15% यहाँ पर बढ़ाया गया, -20 गुना में 15 बटे 100। ठीक है, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, या 20 पंजे 100, 5 बार में ख़त्म, 5 तिया 15, 3 बार में ये ख़त्म, और 20 माइनस 15 करेंगे तो यहाँ से माइनस का 5 होगा और माइनस ये 3, तो -5 -3 8, माइनस का 8 आएगा। माइनस ये बताता है कि कमी हुआ है, माइनस क्या बताता है, कमी हुआ है। कितने का, 8% का। कमी तो 8% की हुई है, लेकिन वास्तव में कमी कितने का हुआ है, 64 रुपये का। तो 8 का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 64, 8 का मान 64 होगा, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 8 अठाएँ 64, 1 का मान 8 आएगा, तो 100 का मान क्या होगा दोस्तों, 100 गुना 8 यानी 800। 800 इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए भैया अगला प्रश्न, इस सवाल का आंसर दीजिए जल्दी से। लगाइए भाई। यदि सेक थीटा बराबर 5x, टेन थीटा बराबर x बटे 5 बटे x है, तो 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर का मान बताइए क्या होगा। गौर से समझिए दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं भैया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर मान रखिए, सेक थीटा का मान क्या है, सेक थीटा का मान 5x है, स्क्वायर करेंगे तो ये 25x स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा, 25x स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा, माइनस टेन थीटा का मान 5 बटे x है, स्क्वायर करेंगे तो 25 बटे x स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर इधर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, आप ऊपर देखिए 25 यहाँ भी है, 25 यहाँ भी, 25 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, अगर आप 25 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर, ये बचेगा, बराबर 1 होगा, बराबर 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 25 को जब इधर लेकर जाएंगे तो गुना है तो भाग में बदल जाएगा, तो यह 1 बटे 25 हो जाएगा, 1 बटे 25। हमें इसका 10 गुना निकालना है, तो यहाँ पर 10 से गुना कर देंगे, तो यहाँ भी 10 से गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ भी 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा भैया, 5 से काटेंगे, 5 से दूना 10, 5 पचे 25, यानी 2 बटे 5 आ जाएगा, 2 बटे 5। कौन सा ऑप्शन सही है, तो 2 बटे 5 यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग कमेंट करके। देखिए भैया, यहाँ सवाल है कि 15 माइनस 6.3 भागा 74
प्लस 3 गुणे 1.3 माइनस 2। ये सरलीकरण का सवाल है। तो इस बोर्ड मास वाले प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर बताएंगे। इस सवाल का उत्तर बताएंगे इन चारों ही विकल्पों में से कौन सा विकल्प इसका सही है। आप सभी के ऊपर मैं छोड़ रहा हूं, आप लोग ज़रूर इसका उत्तर दीजिएगा। अगर आप लोग यहाँ तक बने हुए हैं दोस्तों तो इस सवाल का उत्तर ज़रूर दीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 आपको स्क्रीन पर है, लगाइए इसको। प्रश्न नंबर 13 जो है आपकी स्क्रीन पर, डेविड एक कार को 1,20,000 रुपये में बेचकर 20% लाभ कमाता है। यदि वह इसे 30% लाभ पर बेचता है तो कार का विक्रय मूल्य होगा। ध्यान से समझिए, ये 20% लाभ कमा रहा है 1,20,000 में बेचकर, यानी कहने का इसका मतलब यह है कि यह 120% पर बेचा है। 120% पर बेचा है कितने में? 1,20,000 रुपये में बेचा है। 1,20,000 रुपये में बेचा है। अगर वह 30% लाभ पर बेचता, यानी 130 में अगर वह बेचता तो इसका विक्रय मूल्य क्या होता? 130 का मान निकालना है यहाँ पर। तो 1,20,000 बटे में 120 गुना 130, यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, तो ये हो जाएगा दोस्तों 13 130 मतलब 1,30,000। 1,30,000 1,30,000 मतलब कौन सा ऑप्शन है? तो बी ऑप्शन है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए। बोर्ड मास वाला प्रश्न ये भी है। तो हमारे हिसाब से कि आप सभी लोग बोर्ड मास वाले प्रश्न तो बना ही लेंगे। बोलिए भाई, बन जाएगा? यह सवाल लगा लेंगे आप लोग भाई? चलिए इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट में आप लोग इसका उत्तर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गौर से देखिए, ध्यान से समझिए दोस्तों। तेरे जाने का फिर ना कभी। आइए, इस सवाल में कहा गया कि नूरी द्वारा खरीदे गए हर 18 अंडों में से 3 अंडे सड़े निकलते हैं। उसी दर से अगर नूरी 690 अंडे खरीदती है तो उसके पास कितने अच्छे अंडे होंगे? एक बात बताइए दोस्तों, उसने टोटल कितने अंडे खरीदी हैं भैया? वह है टोटल जो अंडे का अनुपात, टोटल अंडा जो खरीदा गया है वह 690 अंडे खरीदी गई है उसके द्वारा, 690 अंडे। ठीक है, अब हर 18 अंडा में से, हर 18 अंडे में से 3 अंडे सड़ जाते हैं तो अच्छे अंडे कितने होंगे भैया? तो अच्छे अंडे कितने पाती है हर 18 अंडों में से? तो हर एक 18 अंडा में से, यानी ऐसे समझिए, यहाँ पर सुनिए, 18 अंडे खरीदती है जिसमें से 3 अंडे सड़े रहते हैं उसमें से, तो इसका मतलब अच्छे अंडे कितने होते हैं? तो आप कहेंगे सर हर 18 अंडा में से 15 अंडे उसके पास अच्छे होते हैं। हर 18 अंडे में से 15 अंडे अच्छे होते हैं। तो अच्छे अंडे कितने हैं? यानी 15 का मान निकालना है, 18 का मान दिया गया है। 18 का मान यहाँ पर दिया गया है कितना? 690। ठीक है, तो 15 का मान निकालना है, तो 15 का मान निकालेंगे तो 690 बटे में 18 गुना 15 कर देना है। 3 से काटेंगे, 3 छक 18, 3 5 15। ठीक है, यहाँ से 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 कम 6, 3 6 5 30 गुना 5 करना है, तो 15 5 75, यानी 575 अंडे अच्छे होंगे। कितने अच्छे अंडे हैं? तो 575, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। डी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का एकदम सही आंसर हो जाएगा।
इस सवाल समझ में आ गया होगा, सिंपल प्रश्न है, ठीक है, रेशियो वाले प्रश्न हैं यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन, जल्दी से बनाइए इसे फटाफट। देखिए, यदि x और y दो धनात्मक संख्याएं हैं, जैसे x रूट x बराबर 8 है, तो x स्क्वायर प्लस y बराबर 4112 है, तो अंडर रूट y का मान बताना है क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, रूट x का मान दिया गया है 8, रूट x का मान 8, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए, दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, सॉरी 8 का स्क्वायर, सही बात है, 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ पर किसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। यहाँ से देखिए, तो x का मान 64, 64 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 चौको 16, 4 चौको 16 हासिल का 1, 4 छक 24 दूना 48 से 49 के 9 हासिल का 4, 6 छम 36, 36 4 40, ये हो जाएगा। और प्लस का y बराबर 4112, 4112। तो y का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से भाई इसको आप घटा दीजिए, 4112 में से घटा देंगे कितना, 40 96, तो 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, ठीक है, और यहाँ से 0 0 हो जाएगा। तो यानी y का मान जो है वह कितना है, 16 आ गया। तो हमें अंडर रूट y का मान निकालना है ना दोस्तों, तो इसका अंडर रूट कर देंगे, तो इसका भी अंडर रूट कर देंगे, तो कितना होगा, 4 होगा। कितना होगा भाई, 4, ठीक, ऑप्शन बी 4 इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ से लगाइए सवाल को, पहले आप इसको हल करेंगे तो 9 पंजे 9 6 का 54 दशमलव 6 आएगा, यहाँ से 0.6 का गुना 4 में करेंगे तो 6 चौको 24 यानी 2.4 आ जाएगा, ठीक है। ये तो 17 है, ये है 17 माइनस हो जाएगा 2.4 और प्लस यहाँ से 6 9 54 के 4 हासिल का 5 और 6 कम 6 5 11 यानी 11.4 होगा, ठीक है। अगर आप घटाते हैं तो यहाँ पर देखिए 17 प्लस ये 0 हो जाएगा, 11 में से 2 गया तो 9, 17 9 क्या हो जाएगा, 9 7 16 यानी 26 होगा। तो 26 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए भैया इस सवाल का उत्तर बताइए क्या होगा। अगला प्रश्न, लगाइए। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण एक दूसरे विकर्ण का 65% है। लंबे विकर्ण को भुजा मानकर एक वर्ग बनाया गया। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है क्या होगा। ये समचतुर्भुज यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दोस्तों होता है, ठीक है। इसमें एक विकर्ण ये है जो कि लंबा वाला विकर्ण है, एक विकर्ण ये है छोटा वाला। 65% का मतलब क्या होता है, 65% का मतलब 13 पंजे 65 होता है। तो यहाँ पर 13 पंजे 65 यानी ये 5 का 13% है, 5% का मतलब 1/20, ये 13/20 हो जाएगा, 13/20। अगर ये बड़ा वाला जो यहाँ पर विकर्ण है अगर 20 है तो ये छोटकू विकर्ण कितना हो जाएगा, तो ये 13 होगा, ठीक है। छोटकू विकर्ण कितना होगा, 13। इसका क्या बताना है, क्षेत्रफल का रेशियो। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, दोनों विकर्णों का गुणनफल 20 गुना 13। रेशियो निकालना है। जो बड़ा वाला भुजा है, सॉरी बड़ा वाला जो विकर्ण है, इसको मान लेना है कि एक वर्ग का भुजा, ये वर्ग की भुजा यही बड़े वाले विकर्ण को मान लेना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर।
तो यहाँ से आ जाएगा 20 गुना में 20। ठीक, देखिए एक 20 से एक 20 कट जाएगा और ये हो जाएगा 13 संबंधे 2 का गुना इस 20 में, तो 20 दूना 40, 13 संबंधे 40 इसका राइट आंसर होगा। 13 संबंधे 40 बोले तो सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। इसका उत्तर दीजिए जल्दी से। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC, समद्विबाहु त्रिभुज है कुछ इस प्रकार से, देखिएगा नामकरण करते हैं, यह A है, यह B है और ये क्या है, तो ये C है। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में यदि BC AC बराबर 26 है, BC और AC क्या है, समद्विबाहु हैं, तो BC AC BC माफ़ कीजिएगा, AB और AC है। अगर ये 26 है, ठीक है, अगर ये 26 है तो ये भी कितना होगा, 26 होगा। ये दोनों ही 26 होंगे, समद्विबाहु। BC बराबर यहाँ पर दिया गया है, ये कितना है, तो ये दिया गया है यहाँ पर 20। ठीक है, तो ABC का क्षेत्रफल बताना है। देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर आपको हाइट ये निकाल लेना है, हाइट। ठीक है, जैसे ही लंब डाला जाएगा दोस्तों तो ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, आधा बढ़ जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, इस हाइट को पता करना है, हाइट को पता करना है। इस वाले त्रिभुज को ध्यान से देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये 10 है 26 है, ये 10 है 26 है, अगर आधा करेंगे तो ये 5 होगा, हाई आधा करेंगे तो हाई कितना होगा, 13। तो 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, तो इसका मतलब ये कितना होगा, तो ये 12 होगा। लेकिन 12 नहीं होगा भाई, ये 5 का 2 गुना है, 13 का 2 गुना, तो 12 का 2 गुना होगा तो ये 24 होगा। 24 कितना होगा यहाँ पर, ये 24 होगा। ठीक है भाई, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, लेकिन उसका 2 गुना है तो 12 का 2 गुना 24 हो जाएगा। तो 1/2 ऊंचाई कितना हो जाएगा, 24, 1/2 बेस, आधार कितना लेंगे यहाँ पर 20, हाइट कितना हो जाएगा यहाँ पर 24, 2 से काटेंगे 10 बार में, तो 10 का गुना 24 में, तो 240 हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, लसा मसा वाला प्रश्न है। दो संख्याओं का योग 288 है और उनका HCF 16 है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। देखिए हम क्या मान लेंगे, हम संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या मान लेते हैं 16A है, पहली संख्या मान लेते हैं 16A और दूसरी संख्या 16B मान लेते हैं, 16B। इनका योग क्या हो जाएगा, 16A + B, योग कितना है, 288 है। ठीक है, 16 से काटेंगे, 16 एक कम 16 कितना बार जाएगा, 16 एक कम 16 घटाइएगा, यहाँ से 2 1 128 हो जाएगा, 16/128 यानी 18 हो जाएगा। यानी A + B का जो वैल्यू आ रहा है वो 18 आ रहा है। अब बोला गया ऐसे संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। जोड़े बनाने के लिए करना क्या है, आपको दो ऐसे संख्या लेने हैं कि जोड़ने पर 18 बने, दो संख्या ऐसे लेनी है कि जोड़ने पर 18 बने, लेकिन जोड़े वही बनाते हैं दोस्तों जो को प्राइम नंबर होते हैं, सह अभाज्य होते हैं। सह अभाज्य का मतलब होता है दो ऐसी संख्याएं जिनका मौसो 1 हो, उसको सह अभाज्य कहते हैं। देखिए तो ऐसे कौन कौन सी संख्याएं हैं जो जोड़ने के बाद 18 बनाएंगे। तो देखिए एक तो पहला नंबर 1 + 17 होगा, 2 प्लस यहाँ पर 2 + 16 होगा, 3 + 15 होगा, ये 18 बनाने वाले हैं। 4 + का 14 होगा, 5 + का 13 होगा, 6 + का 12 होगा, 7 +
11 होगा, 8 प्लस 10 होगा, 9 प्लस 9 होगा, ठीक है, 10 प्लस 8 होगा, जो कि यहाँ पर लिखा जा चुका है। बस इतने ही यहाँ पर संभव हैं। लेकिन बोला गया कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। जोड़े बनाने के लिए दो ऐसे संख्याएं होनी चाहिए जिनका सम होना चाहिए 18 और दोनों ही संख्याएं को प्राइम नंबर होनी चाहिए, यानी वह सहअभाज्य होनी चाहिए, यानी उसमें कोई एक के अलावा कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। मतलब ये है दोस्तों, सहअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका मस एक होता है। तो देखिए, एक तो यहाँ से बनाया जा सकता है, एक जोड़ा इससे बनाया जा सकता है, ठीक है। और ये 2 और 16 में यहाँ पर 2 कॉमन है, ये इससे नहीं बनेगा, ये इससे नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, 3 5 कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी नहीं बन पाएगा। ये 5 और 13 हो जाएगा दोस्तों, 5 और 13 ये जो है यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। और 6 बार यहाँ से नहीं बनेगा, ये यहाँ से बनेगा दोस्तों 7 और 11 से, इसमें कोई नहीं कॉमन है, ये सहअभाज्य संख्या है। बाकी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 और 10 नहीं बन पाएगा, 9 9 नहीं बन पाएगा। तो कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 ऐसे जोड़े बनाए जा सकते हैं, 1 2 और 3, ठीक है। तो 3 जोड़े बनाए जा सकते हैं, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो लसम मसम में अगर जोड़े बनाने वाले प्रश्न बनते हैं तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। समझ में आ गया है। चलिए अगला प्रश्न, चार 100 और 500 के बीच की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए ताकि जब उन्हें 8, 12 और 16 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेष 5 बचे। शेष क्या बचना चाहिए दोस्तों? 5। ध्यान से समझिएगा, हमें 400 और 500 के बीच ही संख्याओं का योग बताना है। तो देखिए वो संख्या क्या हो जाएगा, हम संख्या मान लेते हैं इनका लस, संख्या अभिष्ट संख्या जो होगा वो क्या हो जाएगा, इनका लस क्या हो जाएगा भाई, तो लस हो जाएगा मान लेते हैं 16। तो 12 में क्या है, 4 चौक 4 3 12, 3 की कमी है, यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे। 8 में यहाँ से 100 आ जाएगा, तो 16 3 48 हो जाएगा। इसका जो लस आएगा वह 48 आएगा, लस 48 आएगा। तो 48 के शेष 5 बचता है, तो 5 इसमें जोड़ देंगे। अभिष्ट संख्या ये हो जाएगा दोस्तों, अभिष्ट संख्या ये हो जाएगा, ठीक है। हमें 400 और 500 के बीच में लेना है, यानी हमें के का मान ऐसा रखना है, के का मान हमें ऐसा रखना है कि जो 400 और 500 के बीच में बन रहा हो। अगर के का मान आप कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए अगर आप के का मान 1 लेते हैं दोस्तों, तो 48 से कम 48 से 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर बहुत कम होगा ना, ये 400 से बहुत कम है। हमें 400 के पार जाना है, 500 के पहले रहना है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अगर आप 8 लेते हैं, 8 के का मान 8 लेते हैं, तो 48 में जब 8 से गुना करेंगे तो 8 8 64 के 4 हासिल का 6, 8 चौक 32 6 38, ठीक है। इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये भी 400 से कम ही है, यानी 8 नहीं ले सकते हैं, तो हमें 8 के पार चलना पड़ेगा। तो 8 के पार जैसे जाएंगे तो 9 आता है। तो हम कहते हैं भैया कि के का मान 9 ले लेते हैं। अगर के का मान 9 लेते हैं तो यहाँ से 48 यहाँ पर हो जाएगा, 48 गुना में 9 प्लस का 5, तो 9 8 72 के 2 हासिल का 7, 9 चौक 36 36 और 7 क्या हो जाएगा, 36 36 7 43, ठीक है, 43। और प्लस इसमें 5 भी जोड़ना है, तो 5 2 7 हो जाएगा और 3 4, यानी एक संख्या यहाँ पर क्या बन के आ गया, तो एक संख्या तो यहाँ पर 400 के पार है, 437 आ गया। एक संख्या दोस्तों 437 आ गया, 437 यहाँ पर आ गया, ठीक है। एक संख्या 437 आ गया। अब दूसरी संख्या क्या होगा भाई, अब 9 लिए हैं तो 9 के पार ही चलना है। तो दूसरी हम के का मान एक और ले लेते हैं, के का मान है यहाँ पर 10 अगर ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ से 48 गुना 10 प्लस का 5, ये 480 और प्लस 5 ये 485 हो जाएगा, 485। ये भी क्या है, ये 400 के पार है। अगर हम
500 के नज़दीक भी है। ठीक है, तो एक संख्या हमें क्या प्राप्त हो गई यहाँ पर, एक संख्या हमें 485 यहाँ से प्राप्त हो गई। ठीक है, अगर k का मान आप 11 लेते हैं, k का मान मान लीजिए 11 लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 48 गुना 11 प्लस का 5 करेंगे। तो अगर 48 का गुना जब 11 में करेंगे तो 500 के पार चला जाएगा। हमें 500 के पार नहीं जाना है, हमें 400 और 500 के बीच में ही रहना है। तो 400 और 500 के बीच में रहने के लिए दो ही संख्याएं संभव हो पा रही हैं, 437 और 485। तो इनका सम कितना हो जाएगा, 7 5 12 के 2 हासिल का 1, 8 3 11 1 12 के 2 हासिल का 1, 4 4 8 1 9, यानी वह संख्या का योग कितना हो जाएगा 922 हो जाएगा। क्या होगा 922। ठीक है, तो 922 बोले तो ऑप्शन नंबर ए इस एक जो है इसका राइट आंसर है। अगर इस 922 को 8 से 12 से 16 से भाग करेंगे तो हर एक दशा में 5 शेष देगा। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला प्रश्न है, इस सवाल को लगाइए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि सब बहुविध संता। लगाइए दोस्तों जल्दी से। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए भाई, जल्दी जल्दी आंसर बताइए क्या होगा जल्दी से। देखिए यहाँ पर सवाल में कहा गया है कि विनोद अपनी कार को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाते हुए अपने कार्यालय 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि उसकी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह कार्यालय 3 मिनट पहले पहुंचता है। उसके निवास और कार्यालय के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों घर और कार्यालय के बीच की दूरी बताना है, तो दूरी निकालने का एक शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। शॉर्टकट तरीका क्या है, दोनों स्पीड का गुना कर देंगे, 30 गुना 40 कर देना है। दोनों स्पीड का अंतर लेना है, तो 30 और 40 का अंतर 10 आ जाएगा। और टाइम का अंतर कितना होगा भाई, ये 5 मिनट देरी से और यह 3 मिनट पहले। देरी और पहले जा रहा है तो जुट जाएगा, अगर देरी है और पहले जा रहा है तो यहाँ पर अंतर जुट जाएगा। तो 3 + 5 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 से यहाँ पर गुना करेंगे। यह मिनट में है, घंटा बदलने के लिए 60 से यहाँ पर भाग कर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ से ये 2 जीरो कट ही जाएंगे, यहाँ पर कट गए 2 जीरो। देखिए 3 से काटेंगे 3 दूना 6 और 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, तो 8 दूनी 16। एक घर और कार्यालय के बीच की दूरी कितना है, तो यहाँ पर आ गया 16 किलोमीटर है। 16 किलोमीटर घर और कार्यालय के बीच की डिस्टेंस है प्यारे साथियों, 16 किलोमीटर। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न, इस सवाल को बनाइए फटाफट। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35,280 को भाग दिया जाए ताकि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। अच्छा, भागफल एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो भागफल पूर्ण वर्ग होने के लिए आपको देखिए या तो आप वर्गमूल याद रखिए 30 तक, ठीक है, तो अच्छा है। बाकी आप इसको गुणनखंड करेंगे, ठीक है, आप इसका गुणनखंड करके चेक कर लीजिए दोस्तों। छोटी से छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या यहाँ पर क्या दिख रहा है 3, 3 से भाग करिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 2 बचेगा, 3 7 21 ये बचेगा, 3 6 18, ये होगा। बताइए पूर्ण वर्ग हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पूर्ण वर्ग तभी हो सकता है जब जीरो की संख्या समान होनी चाहिए, मतलब जीरो की संख्या सम में होनी चाहिए, या तो 2 जीरो हो, 4 जीरो हो, 6 जीरो, 8 जीरो। यहाँ से पूर्ण वर्ग नहीं बन सकता है, तो इसका आंसर 3 नहीं हो सकता है दोस्तों। इसका आंसर 3 हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसके जस्ट बड़ी संख्या 4 है, 4 से भाग करिए, तो 4 से भाग करेंगे तो 4 7 28, 4 8 32, 4 8 32, 32 3 बचेगा, 4 8 32, 4 दूना 8। यहाँ पर जीरो की संख्या 1 आया, तो 1 जीरो है, तो यह वर्ग नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन नहीं सही हो सकता है, ठीक है, किसी भी हाल में सही नहीं होगा। जस्ट इससे बड़ी संख्या क्या है, तो यहाँ पर 5 है, 5 से भाग करेंगे, 5 7 35 और कट जाएगा यहाँ पर 0
और क्या होगा यहाँ पर 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25, 3 5 छक्के 30, यानी ये जो है 70 56 हो रहा है दोस्तों, 70 56, 5 7 35 ख़त्म, और 5 पच्चे 25, 3 5 छक्के 30, सही है 70 56 है। अब ये बताइए किसी संख्या के पूर्ण वर्ग हो सकता है कि नहीं, यह पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, ये किसका वर्ग है, तो सर ये जो वर्ग है ये 84 का वर्ग होता है, तो 84 का वर्ग है ये 84 का वर्ग होता है दोस्तों। तो 5 ही वह संख्या है, अगर 5 से भाग करते हैं तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, किसका वर्ग बनेगा, 84 का वर्ग बनेगा। तो इसका जो राइट आंसर है 5 है, ऑप्शन नंबर सी। इसलिए हम कहते हैं दोस्तों, बार बार एक ही बात मैं कहता हूँ कि आप लोग 30 तक कम से कम जो है 30 तक वर्ग याद करिए, 30 तक वर्ग याद कर लीजिए दोस्तों आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इस सवाल का उत्तर दीजिए भाई। प्रश्न नंबर 24, उस राशि की ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में अपने से 14,641 बटे 10,000 गुना हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए 14,641 बटे क्या है 10,000। आपको क्या करना है यहाँ पर, आपको यहाँ पर क्या करनी है दोस्तों, देखिए ध्यान से समझिएगा, नीचे कितने जीरो हैं, 4 जीरो है, तो इसका आप क्या करिए, ये 4th रूट निकाल दीजिए, 4th रूट, ठीक है, सॉरी 4th रूट दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, 4th रूट निकाल दीजिए। जब 4th रूट निकालेंगे तो यह 11 हो जाएगा और इसका 10 हो जाएगा। अब ये जो है ये मूलधन है और ये मिश्रधन है। अब 1 साल का यहाँ पर मूलधन और मिश्रधन निकल गया, तो 1 साल में कितना हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं, 10 से 11 हुआ, कितने का बढ़ोतरी हुआ है, 1 का, किस पर, 10 पर, 1/10, इसको जब परसेंट बदलेंगे तो 100 से गुना कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 10%। ब्याज का दर कितना आएगा सर, आप कहेंगे सर इसका ब्याज का जो दर आएगा 10% आएगा, बी ऑप्शन सही है। कितना सिंपल प्रश्न है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज का है लेकिन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, चलिए भाई आ गया है प्रश्न नंबर 25वां आप सभी लोगों के स्क्रीन पर। देखिए सवाल में दिया गया है, तालिका को देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका में लिंग के आधार पर दिल्ली के 5 सरकारी स्कूलों के 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत दर्शाया गया है। यहाँ पर दिया गया है कि स्कूल बी के लड़कों के उत्तीर्ण प्रतिशत स्कूल सी के लड़कों के उत्तीर्ण प्रतिशत से अनुपात बताना है, क्या होगा बताइए। स्कूल बी जो है ये बी है, कितने प्रतिशत हुए हैं यहाँ पर 32। तो लड़कों की बात किया गया है, ठीक है, लड़कों की बात किया गया है भैया, लड़के यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बी वाले में 3/8 हो जाएगा, ठीक है, 3/8 हो जाएगा। देखिए यहाँ से 3/8 हो जाएगा, लड़के का अनुपात निकल जाएगा टोटल। अब यहाँ पर 32% पास हो रहे हैं, तो यहाँ पर 32 से कर देंगे गुना, ठीक है, 32 रेशियो का साइन लगाएंगे। यहाँ पर सी वाले में आएंगे तो सी वाले में 1/2 है, तो 1/, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 1 और 3 अनुपात है तो 1/3 हो जाएगा। टोटल का 1 लड़के हैं और यहाँ पर कितने परसेंट हैं, तो यहाँ पर 24%, यहाँ पर 24 से गुना कर दिया जाएगा, ठीक। देखिए 3 से काटेंगे, 3 8 24, 8 चौको 32, 4 एकम 4, 4 दूना 8, ये हो जाएगा 3/2, 3/2 इसका रेशियो आएगा दोस्तों। 3/2 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 3/2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। कोई डाउट है तो बताइए, कोई डाउट अगर है तो आप लोग बताइए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए समझ में आ गया है कौन सा आंसर सही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ते हैं।
आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग कदम रखते हैं, जो कि आपके सामने आ गया है। प्रश्न नंबर यहाँ पर 26 नंबर। प्रश्न नंबर 26वां है आप लोगों की स्क्रीन पर दोस्तों। अब यहाँ पर इस सवाल में जो दिया गया है उसी के आधार पर काम करने हैं। पहले आप सवाल को ध्यान से पढ़िए। 6 सेंटीमीटर व्यास वाले कुछ शीशे के गोले पानी से भरे एक बेलनाकार बीकर में इस प्रकार डाले जाते हैं कि वे पूरी तरह डूब जाते हैं। यदि बीकर का व्यास 9 सेंटीमीटर है और पानी का स्तर 32 सेंटीमीटर बढ़ गया है तो बीकर में डाले गए शीशे के गोलों की संख्या कितनी है दोस्तों। चलिए एक बात बताइए, जैसे यह एक बीकर है, यह एक बीकर है और इस बीकर में पानी भरा हुआ है। जैसे जैसे इसमें गोले डालते हैं, जैसे जैसे इसमें गोले डालते हैं तो बीकर का पानी ऊपर चला जाता है। तो एक चीज़ यहाँ पर आपने गौर किया कि जो बीकर का आयतन होगा वह टोटल गोले के आयतन के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? बीकर का आयतन जो होगा, क्योंकि जितना इसमें पानी है उतना ही इसमें गोले आएंगे, तो जो बीकर का आयतन वही गोले का आयतन होगा। बस आपको दोनों के आयतन बराबर कर देने हैं। दोनों के आयतन क्या करना है? बराबर। यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो गोला है, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। तो पाई का मान तो 22/7 हो जाएगा। आर त्रिज्या क्या हो जाएगा भाई? 6 सेंटीमीटर व्यास है तो इसका त्रिज्या आधा हो जाएगा 3, 3 का क्यूब 3 गुना 3। कितने गोले यहाँ पर डाले जाएंगे? तो हमने कहा भाई यहाँ पर गोलों की संख्या क्या है? n है। n गोले यहाँ पर डाले जाएंगे। बात क्लियर है? तो यहाँ पर जब n गोले डाले जाते हैं तो जो इन सभी गोलों के आयतन होंगे वही इस बीकर का आयतन के बराबर होगा। बीकर का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच यानी यहाँ पर हो जाएगा 22/7। 22/7। आर त्रिज्या क्या है भाई? त्रिज्या यहाँ पर 9 सेंटीमीटर है, 9 का आधा यानी 9/2 हो जाएगा। स्क्वायर करना है तो 9/2 दो बार हो जाएगा। ऊंचाई एच जो है कितना बढ़ गया? तो 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 32 से गुना कर देंगे। ठीक, अब कटने वाला है जो उसको काट दिया जाएगा दोस्तों। देखिए 4 8 32, 8 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। 3 3 का 9 से 9 ये कैंसिल हो जाएगा। 22/7 से 22/7 यहाँ पर कैंसिल होगा और इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और इस 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 2 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बचा है? 9 और 2 बचा है। तो 9 का गुना 2 में करेंगे तो n का मान जो आएगा 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो कितने गोले यहाँ पर डाले जाएंगे? तो 18 गोले डाले जाएंगे। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न। ये क्रिकेट वाले प्रश्न हैं, बल्लेबाजी गेंदबाजी वाले। तो यहाँ पर सॉरी, बल्लेबाजी गेंदबाजी वाले नहीं है दोस्तों, खिलाड़ी से रिलेटेड है, लेकिन खिलाड़ियों से रिलेटेड है, लेकिन वो खिलाड़ी गेंदबाजी बल्लेबाजी वाला नहीं है। प्रश्न को पढ़िए पहले। इसमें कहा गया कि 11 सदस्यों वाली एक क्रिकेट टीम का कप्तान 35 वर्ष का है। ये जो कैप्टन है ना दोस्तों, जो कैप्टन है, कैप्टन का जो उम्र है, कप्तान जो है वह 35 वर्ष का है। ठीक है, और विकेट कीपर कप्तान से 5 वर्ष बड़ा है। ये जो विकेट कीपर है 5 साल बड़ा, यानी ये तो 40 वर्ष का हो जाएगा। यदि इन दोनों की आयु निकाल दिया जाए तो शेष खिलाड़ियों की औसत आयु पूरे टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम है, तो पूरी टीम की औसत आयु क्या है? मान लेते हैं कि जो पहले इसका औसत था, वह x था। पहले का औसत क्या है? x हमने मान लिया। तो 11 खिलाड़ी हैं तो 11 खिलाड़ियों का सम क्या हो जाएगा? तो 11 खिलाड़ियों का सम जो होगा 11x हो जाएगा। ठीक है, अब हुआ क्या है, यहाँ से इन दोनों खिलाड़ियों को निकाल दिया जाए तो कितना उम्र निकल जाएगा? यहाँ पर
यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5 और 4 3 7 75, 75 निकाल देते हैं। 2 खिलाड़ी निकाल देंगे तो दोनों खिलाड़ियों का उम्र निकल जाएगा। तो कितने खिलाड़ी बचे हुए हैं? 9 खिलाड़ी बचे हुए हैं। तो इनका जो औसत है वह 3 वर्ष कम हो जाता है। तो औसत क्या हो जाएगा? यक्स माइनस का 3 हो जाएगा। तो इनका सम क्या हो जाएगा? 9 खिलाड़ियों का सम क्या हो जाएगा? 9 गुना यक्स माइनस 3। ठीक है। अगर इन दोनों खिलाड़ियों को जोड़ते हैं, दोनों खिलाड़ियों की आयु इसमें जोड़ देंगे तो ये जो है 11 खिलाड़ियों की आयु के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर। यहाँ से हम कह सकते हैं कि 11 यक्स बराबर ये हो जाएगा 9 यक्स माइनस 9 त्रिक 27 और प्लस का 75। 9 यक्स इधर जाएगा तो 9 2 11, 2 यक्स बचेगा बराबर। घटाएंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर 15 में से 7 गया तो 8, 6 में से 2 गया तो 4। ठीक है। यहाँ से 2 से काटेंगे तो 2 24 गुना 48। तो यहाँ पर यक्स का मान 24 आएगा। तो आपसे पूछा गया है कि पूरी टीम की औसत आयु क्या है? तो यक्स माना गया है। तो यक्स का मान कितना आया है? 24। तो पूरी टीम की जो औसत आयु है वह 24 वर्ष है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पूरी टीम का औसत आयु कितना होगा? 24 वर्ष। क्लियर है? समझ में आ गया दोस्तों? आइए अगले प्रश्न पर। इस सवाल को पढ़िए ध्यान से। दी गई आकृति को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 120 है तथा विद्यार्थियों की संख्या सभी विषयों में समान रूप से वितरित होती है तो कितने विद्यार्थी भाषाएं पढ़ते हैं? भाषा 2 होता है, एक इंग्लिश और एक हिंदी। ये 2 भाषाएं हैं दोस्तों, एक इंग्लिश की भाषा है और एक हिंदी की भाषा है। ठीक है। अच्छा, इसमें कितने टोटल हो जाएंगे? यहाँ पर 1 2 3 4 5 है। 1 2 3 4 5। ठीक है। यानी 120 का बराबर बराबर बांटेंगे 5 भाग में तो 24 पंजे 120 होता है। तो यानी हर एक पार्ट का 24 आएगा। ठीक है। यानी ये हर एक पार्ट में 24 विद्यार्थी आएंगे। तो भाषा की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश ये भाषा है। तो 24 यहाँ पर, 24 इंग्लिश और 24 हिंदी, 24 मिलाकर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 48। तो भाषा बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 48। यानी डी ऑप्शन सही होगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न लगाइए भाई इसको। यहाँ सवाल है कि यक्स प्लस 1 यक्स इनवर्स बराबर 7, यक्स क्यूब प्लस यक्स पर -3 का मान बताइए। ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही है कि यक्स प्लस 1/यक्स का मान दिया गया है 7। तो आपसे पूछा गया कि यक्स का क्यूब और प्लस 1/यक्स का क्यूब का मान निकालना है। तो ये क्या होगा? 7 का क्यूब कर देंगे और इसमें से 7 का 3 गुना घटा देंगे। 7 का 3 गुना घटा देंगे। 7 का क्यूब 343 होता है। 343, इसमें से 21 घटा देंगे तो यहाँ से 2 बचेगा। 2 यानी 322 होगा। 322 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न लगाइए इसको। दो कारें अहमदाबाद से शुरू होकर विपरीत दिशा में चलती हैं, जिनमें से एक कार की गति दूसरी कार से 200 किलोमीटर अधिक है। यदि 9 घंटे बाद वे 4500 किलोमीटर दूर हैं तो दोनों कारों की गति का योग बताइए क्या होगा। भाई जो दोनों कारों का जो गति है, स्पीड है, वही आपसे पूछा गया है। इस जब विपरीत दिशा में चलते तो स्पीड जुटता है। ठीक है। तो टोटल स्पीड यहाँ से निकल जाएगा। टोटल दूरी कितना तय किया गया है यहाँ पर? 4500 किलोमीटर। टोटल कितना समय लगा है? 9। ये क्या है? स्पीड निकल जाएगा, सापेक्षिक स्पीड यहाँ से निकल जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि योग यही पूछा गया है। तो 9 पंजे 45, तो इनका जो युग होगा वो 500 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। 500 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसमें से किसी एक का पूछा जाता तब इस 200 का स्पीड मतलब आता। एक अगर दोनों का यहाँ पर 500 है तो एक का अगर निकालना होता तो क्या होता बताइए। अलग अलग कारों की गति बताइए। पहले कार की गति क्या है और दूसरे कार की गति क्या है बताइए।
चलिए, हालांकि ये नहीं पूछा गया है, जो पूछा गया है वो 500 आएगा, इसका आंसर बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये प्रश्न है कि एक घनाभ में कितनी सीधी रेखाएं होती हैं। एक घनाभ में कितनी सीधी रेखाएं होती हैं दोस्तों, घनाभ में कितनी सीधी रेखाएं होती हैं, ये प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर, बताइए जल्दी से। तो एक घनाभ में सीधी रेखाओं की अगर बात करते हैं तो 12 सीधी रेखाएं होती हैं। इसका राइट आंसर जो होगा वह बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने एक घन लिया है आप लोगों को समझाने के लिए। देखिए यहाँ से ये जो है इस सीधी रेखा इसको बोलते हैं, देखिए ये सीधी रेखा है, ये वाला सीधी रेखा है। जैसे यहाँ पर मैं बना दूँ, अगर मैं यहाँ पर घनाभ बनाऊँ, ये घनाभ है दोस्तों, ये घनाभ हो जाएगा। ठीक है, एक ऐसी एक ऐसे, यहाँ से यहाँ से। तो इसमें कितनी सीधी रेखाएं हैं, देखिए 1 2 3 4, इधर हो गया, यहाँ पर ये 5 6 7, यहाँ पर ये 8 9 और ये वाला 10, ये 11 और ये क्या हो जाएगा 12। तो सीधी रेखाएं कितनी है, 12 हैं। 12 इसमें सीधी रेखाएं हैं जिसको कोर बोलते हैं, कोर। ठीक है, शीर्ष कितने हो जाएंगे, शीर्ष ये जो कोना है, कोना ये शीर्ष होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें जो कोर होते हैं, सॉरी शीर्ष जो होते हैं, शीर्ष की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर शीर्ष की संख्या 8 होती है। कितने इसमें फेस होते हैं, सतह या फलक, ये जो सतह या फलक जो होता है वो कितनी है, यहाँ पर देखिए एक फलक ये वाला हो जाएगा सामने वाला, एक जस्ट इसके पीछे वाला ये वाला। ठीक है, 2 हो गया। अब यहाँ से एक ऊपर का और एक नीचे का, 2 2 4, और एक ये वाला साइड वाला और एक ये वाला, 4 2 6। तो इसमें 6 सतह होते हैं, तो इसमें 6 सतह हो जाएंगे। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला ये होता है, आयतन ये होता है, याद रखिएगा सब लोग। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न आइए, आ गया है आप लोगों की स्क्रीन पर। अमर और कोमल की आय का अनुपात ये 5:4 है, उनकी व्यय का अनुपात 2:1 है। उनकी उनमें से प्रत्येक प्रतिमाह है 6,000 रुपये बचाता है, तो अमर की आय ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, आय क्या है 5:4 के अनुपात में, व्यय क्या है 2:1 के अनुपात में, बचाते कितने हैं यहाँ पर 2:1 के अनुपात, बचाते कितने हैं, प्रत्येक लोग 6,000 रुपये बचा लेते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, यहाँ पर लगाई कंसेप्ट, 5 एकम 5 4 दूनी 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 बराबर, दोनों का अंतर लेना होता है। ये 3 का मान क्या हो जाएगा 6,000, तो 1 का मान क्या हो जाएगा 2,000। अगर 1 का मान 2,000 है तो अमर की आय बताना है, तो अमर का आय क्या है 5 अनुपात, तो 5 दूनी 10, 10,000 जो है अमर का आय हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है भाई, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, 20 आदमी और 15 लड़के एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। भैया 20 आदमी हैं, 20 मैन हैं और 15 बॉय हैं, एक काम को ये कर सकते हैं 10 दिन में। 25 आदमी और 10 लड़के उसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। भैया यहाँ पर देखिए वही काम है, दोनों काम बराबर, 25 आदमी हैं, 25 मैन हैं और 10 लड़के हैं, 10 बॉय हैं, ये कार्य को समाप्त कर सकते हैं 9 दिन में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर निकालना एक आदमी और एक लड़के द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले काम का अनुपात बताना है, यानी कि जो क्षमता है वो निकाल देना है आपको यहाँ से। तो कितना होगा यहाँ पर देखिए, यहाँ से हो जाएगा 200 m प्लस 150 b बराबर 25 9 225, 9 पंजे 45 के 5 हासिल का 4, 9 दूनी 18 4 22, 225 m प्लस ये हो जाएगा यहाँ पर 90 b। ठीक, m एक साइड, b वाला एक साइड, तो इसको जब इधर लेकर जाएंगे भाई तो यहाँ पर 225 में से आप घटा दीजिए 200, तो यहाँ पर 25 m बचेगा, 25 m बराबर 150 में से 90 घटाएंगे तो 9 6 15 होता है, ये 60 b हो जाएगा, 60 b। काटेंगे इसको 5 से तो
5 × 5 = 25, 5 से काटेंगे 12 × 5 = 60। तो यम और बी का जो रेशियो आएगा वो कितना हो जाएगा 12/5। 12/5 इसका जो है सही आंसर होगा। 12/5 दोस्तों। किसका पूछा गया है? आदमी और लड़के का पूछा गया, तो आदमी का 12 है, लड़के का 5 है, तो 12/5 इसका आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। ध्यान से पढ़िएगा सवाल को। 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़ और 72 संतरे के पेड़ पंक्तियों में इस तरह लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक किस्म के पेड़ों के समान संख्या हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें ऊपर बताए गए पेड़ों को लगाया जा सकता है। देखिए, हम ही कह दें कि हर एक पंक्ति में कितने कितने पेड़ आ सकते हैं, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर 24, 56, 72 का निकाल देंगे एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा भाई? 8 आ जाएगा। सॉरी, मौसा इसका निकालेंगे, माफ़ कीजिएगा, मौसा निकालेंगे, HCF निकाल जाएगा, HCF। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 8। 8 से 24 भी कटेगा और 8 से 56 भी, 8 से 72 भी कटेगा। तो ये बताइए 24 आम के पेड़ हैं, तो 24 आम के पेड़, हर एक पंक्ति में 8 आम लगना है, तो 24 आम के पौधे लगाने हैं, तो कितने पंक्ति की आवश्यकता हो जाएगी? यहाँ पर 3 पंक्ति की आवश्यकता यहाँ से हो जाएगी। 56 सेब के पेड़ हैं भैया, एक पंक्ति में 8 पौधे लगाए जाते हैं, तो कितने पंक्ति की आवश्यकता हो जाएगी? 8 × 7 = 56, 7 पंक्ति की आवश्यकता हो जाएगी सेब के पेड़ के लिए। उसी प्रकार 12 संतरे के पेड़ हैं, एक पंक्ति में 8 संतरे के पेड़ लगाए जा सकते हैं, तो 72, माफ़ कीजिएगा 72 है, 72 संतरे के पेड़ लगाने के लिए कितने पंक्ति की आवश्यकता हो जाएगी? 8 × 9 = 72, 9 सबको जोड़ेंगे तो पंक्तियों की संख्या हो जाएगी 7 × 3 = 10, 9 × 19, तो 19 टोटल पंक्तियों की आवश्यकता होगी। 19 यानी सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है और यही होगा सेट का लास्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 35 दोस्तों। प्रश्न नंबर 35वां है, जो कि यही लास्ट प्रश्न होगा। अभी सवाल में कहा गया कि ABC एक समकोण त्रिभुज है भैया। एक त्रिभुज है, देखिए हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक त्रिभुज है जो कि ABC, और यह कैसा है? तो यह एक समकोण त्रिभुज है प्यारे साथियों। इसका नाम कर देते हैं, यह A है, ये B है और ये C है। ABC एक समकोण त्रिभुज हो गया। इनमें एक वृत्त बना हुआ है, इसमें एक जो है यहाँ पर वृत्त बना हुआ है, कुछ इस प्रकार से बना देते हैं। सबको टच कर रहा है, ठीक है, टच करते हुए यहाँ पर एक वृत्त बना है। ठीक, समकोण वाली दो भुजाओं की लंबाई 10 और 24 सेंटीमीटर है। समकोण बनाने वाली भुजा यही है, ये भुजा, ये वाली, इसकी जो लंबाई दिया गया 24, 10 दिया गया है। अगर ये 24 है तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताइए कर्ण क्या होगा? वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछा गया है ना, यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या पूछा गया है, तो ये बताइए कर्ण क्या होगा? कर्ण देखिए यहाँ पर आधा करेंगे तो ये 5, ये 12 हो जाएगा। तो 5, 12, 13 ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ पर 13 होगा। ये 2 गुना है ना, 5, 12, 13 का, ते भी 2 गुना कर देंगे तो यहाँ पर 2 गुना करेंगे तो ये 26 हो जाएगा। ठीक है, यानी जो कर्ण है दोस्तों वो 26 हो जाएगा। अगर आपसे त्रिज्या पूछा गया है, त्रिज्या R निकालना है, तो सिंपल तरीका मैं बता दूं आप लोगों को, कुछ नहीं करना, ये जो दो भुजाएं हैं समकोण बनाने वाली, उसको आप जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 24 और प्लस 10, और जो कर्ण है दोस्तों, कर्ण को घटा देंगे यहाँ पर, तो 26 को आप घटा दीजिएगा यहाँ से, अब बटे आप 2 कर दीजिए, बस यही आप त्रिज्या यहाँ से निकल जाएगा। तो देखिएगा 24 × 2 = 26, -2, 10 में से -2 घटाएंगे तो यहाँ पर 8 बचेगा। 8/2 का मतलब यहाँ से 4 हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर दोस्तों त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो 4 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा प्यारे मित्रों। उम्मीद करता हूँ कि आपको हर एक सवाल समझ में आए होंगे। थोड़ा सा समय लिया गया है क्योंकि आपको हमें हर कंसेप्ट भी समझाना था। और आप लोगों को कैसा लगा है वीडियो, सवाल का लेवल क्या लगा है आप लोगों को, क्या रहा लेवल, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आपका स्कोर हमारे लिए बहुत मायने रखता है और आपके लिए भी बहुत मायने रखता है। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग अपना स्कोर हमें अवश्य बताइएगा। ठीक, 35 प्रश्न आपने किया है, 35 में से कितने प्रश्न आप खुद से बना पाए हैं
कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं अगले सेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।